स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। उसे देश से नहीं बल्कि देश में वो अफजल गुरु को आतंकी कहने से हिचकिचाता है। वो दावे करता है कि उसे देश के संविधान और न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, फिर भी खुलकर नहीं बताता कि देश विरोधी नारे लगाने वालों की पहचान क्या थी। हम बात कर रहे हैं इनकी, कन्हैया कुमार की। सवाल यह है कि कन्हैया ने जो सपने दिखाए वो वाकई क्रांति का नया आगाज है या फिर उसी पुरानी सियासत का एक नया पहलू। जेएनयू में पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, इस बात के लिए आप आश्वस्त हो जाइए। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। करीब 21 दिनों तक लोग जिसे देशद्रोही की तरह देखते रहे, उसके भीतर लोगों को मिनटों में बड़ा सियासी सितारा नजर आने लगा। चंद दिनों पहले तक उसकी पहचान सिर्फ ये थी कि वो देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में शुमार जेएनयू के छात्रों का प्रतिनिधि है। लेकिन लोग अब कन्हैया में भविष्य का लीडर देख रहे हैं। लोगों को कन्हैया में एक ऐसे नेता का अक्ष नजर आ रहा है जो शक्ति और सत्ता से सीधी टक्कर ले सकता है, सीधी चुनौती दे सकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर लीजिए। कन्हैया बिहार के लेनिनग्राड कहे जाने वाले बेगूसराय के उस गांव में पैदा हुआ जहां लाल सलाम के नारे लगते हैं। कन्हैया उस गांव में पला बढ़ा जहां आज भी सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति का ताना बाना बुना जाता है। बेगूसराय के बिहट से कन्हैया जेएनयू आया, शायद बेहतर पढ़ाई के लिए, पहचान बनाने के लिए नहीं। लेकिन आज कन्हैया को पूरा देश जानता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष है, बल्कि इसलिए कि उस पर देश विरोधी नारे लगाने वालों का साथ देने के आरोप लगे, और इसलिए भी कि तमाम आरोपों के बावजूद उसे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी मिली। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना। डॉक्टर करके फिर एक्सटेंशन लगा दिया जाए। पहले कन्हैया के भाषण सिर्फ जेएनयू के भीतर सुने जाते थे, लेकिन अब पूरे देश ने सुन लिया। पहले कन्हैया की सियासत जेएनयू की चारदीवारी से बाहर नहीं आती थी, लेकिन अब उस सियासत की दस्तक पूरे देश में सुनाई दे रही है। जाहिर है सियासत के पुराने सेटअप में हलचल होगी। निशाना किसी पर भी होगा, रास्ता जेएनयू से होकर जाएगा। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष वहां जाकर कहते हैं, इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, इनको अभिव्यक्ति की आजादी। मैं पूछता हूं सारे कार्यकर्ता को, आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी मानते हैं क्या? जोर से मुझे मानते हैं? मित्रों, अगर ये नारे अभिव्यक्ति की आजादी है तो देशद्रोह क्या हो सकता है? जिन लोगों ने अफजल गुरु का समर्थन किया, जिन लोगों ने मकबूल भट्ट का समर्थन किया, जिन लोगों ने याकूब मेमन का समर्थन किया, ये देश का दुर्भाग्य था कि कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने उनका साथ दिया और कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है। जेएनयू में देश विरोधी नारे, फिर कन्हैया की गिरफ्तारी, फिर कांग्रेस उपाध्यक्ष का कन्हैया की गिरफ्तारी का विरोध, फिर कन्हैया की रिहाई, फिर कन्हैया का भाषण। उनको धन्यवाद, उनकी
उन चैनलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर बीजेपी अध्यक्ष का हमला। राष्ट्रद्रोही नारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कपड़े पहनाने का एक प्रयास हो। देश की सियासी तस्वीर आड़ी तिरछी हो चली है। जेल से कन्हैया की रिहाई के बाद हालात बदल गए हैं। शुरुआती मुद्दे पीछे छूट गए हैं। अब एक तरफ कन्हैया है तो दूसरी ओर कन्हैया के विरोधी। दिलचस्प ये कि विरोधियों ने कन्हैया को सबसे बड़ा विरोधी मान लिया है। देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे और जिन्ना पैदा होने से पहले ही इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि कन्हैया से देश ये पूछेगा कि उसे 9 फरवरी की रात होने वाले कार्यक्रम की जानकारी थी या नहीं। देश ये जरूर पूछेगा कि देश विरोधी नारों को रोकने के लिए उसने क्या किया। देश ये पूछेगा कि जेएनयू छात्र संघ का नेता होने के नाते उसकी जिम्मेदारी थी या नहीं। लेकिन ये बात भी तय है कि कन्हैया को जितना निशाना बनाया जाएगा, कन्हैया के बहाने जेएनयू पर जितने हमले होंगे, वो उतना ही बड़ा सियासी स्टार बनेगा। कम से कम जेएनयू को बदनाम करने के लिए ही उन्होंने प्राइम टाइम पे जगह दिया। आज तक एंटरटेनमेंट भरपूर है, लेकिन सवाल यह है और बड़ा संजीदगी से सवाल पूछा जा रहा है कि दंतेवाड़ा में जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे उस पर जेएनयू में जश्न क्यों मना था। तब वहां के वाइस चांसलर ने खुद जेएनयू के छात्रों का विरोध क्यों किया था। क्यों 2015 में ताप्ती महस के बाहर अफजल गुरु को लेकर एक आयोजन किया गया था और फिर उसमें भी झगड़ा हुआ था। पहले ये सिर्फ छात्र नेता था, लेकिन अब उसकी आवाज कैंपस के बाहर तक पहुंच रही है और उस आवाज के खिलाफ भी आवाज उठ रही है। शायद यही सियासत है। किसी को कन्हैया की जुबान चाहिए तो किसी ने कन्हैया की जान के बदले इनाम का ऐलान कर दिया है। देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से एक बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं। लेफ्ट का गढ़ माने जाने वाले जेएनयू के भीतर सरकार विरोधी सुर कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अंदाज नया है, आवाज नई है और आगाज नया है। साहब अभी 2 साल ही सरकार को आया हुआ है, 3 साल और झेलना है। इतनी जल्दी यह देश अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूज नहीं कर सकता है। 1969 में स्थापना के बाद यूं तो जेएनयू में छात्र संघ के कई अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कन्हैया के खाते में वो सब आ गया जो शायद उसके पहले अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने वाले हर किसी का सपना रहा होगा। कुछ आपके जुमलेबाजी में फंस गए, कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। आप अपनी हमेशा के लिए जीत मत समझिए। जाहिर है कन्हैया थोड़ा अलग है और कन्हैया को पहचान देने वाले हालात भी अलग है। कन्हैया की पहचान जेएनयू से तब बाहर आई जब देश विरोधी नारे कैंपस से बाहर आए और कन्हैया की कैंपस में वापसी तब हुई जब पुलिस उस पर देशद्रोह का आरोप साबित नहीं कर पाई। कि मेरे लिए अफजल गुरु आइकन नहीं है, मेरे लिए आइकन आज के समय में रोहित वेमुला है। और हम कहते हैं कि घर घर में रोहित निकलेगा। तुम कितने रोहित मारोगे, घर घर में रोहित निकलेगा। कैंपस से जेल और जेल से कैंपस के सफर ने साबित कर दिया कि कमाल का है कन्हैया। ऐसा कमाल का कि जो खेमा उसका सबसे बड़ा विरोधी है और जिस खेमे पर उसने जेएनयू के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है, उसी खेमे से उसके लिए समर्थन की आवाज भी उठ रही है। वैसे ये बात अलग है कि जो समर्थन कर रहे हैं वो आजकल अपने खेमे की भी नहीं सुनते। देश की जुडिशरी में पूर्ण विश्वास है, हम उसमें आस्था रखते हैं। हाई कोर्ट ने किया तो हाई कोर्ट के फैसले को सलाम करते हैं और अपनी शुभकामना और शुभाशीष मैं कन्हैया को देता हूं, उसके परिवार को अपना रिगार्ड देता हूं। कि रोहित ने भी तो याकूब मैदान के लिए एक गोष्ठी करवाई थी। क्या हम उन्हीं लोगों के कदमों पे चलना चाहते हैं जो देश के तोड़ने वालों के साथ हैं?
इसे कन्हैया का कमाल कह लीजिए या उसके विरोधियों की घबराहट कि उसे दलीलों और तर्कों से काटने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि कन्हैया की जीभ काटने की बात हो रही है। यूपी के बदायूं में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुलदीप वार्ष्णेय ने ऐलान कर दिया कि जो भी कन्हैया की जीभ काट कर लाएगा 5 लाख का नगद इनाम पाएगा। मैं देश का और अपने नेताओं का, अपने संगठन का किसी भी कीमत पर अपमान सहन नहीं करूंगा। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूं कि जो भी व्यक्ति इस कन्हैया की, इस दुष्ट कन्हैया की जो भी व्यक्ति जीभ काट के लाके देगा, मैं उसको नगद 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। हालांकि पार्टी ने कुलदीप वार्ष्णेय को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन सवाल ये कि कन्हैया की जुबान का जवाब जुबान से क्यों नहीं, जुबान काटने के ऐलान से क्यों? वही प्रोटेस्ट, वही कंटेंट, उसी डिजाइन के साथ कोट एंड कोट एक्स आर्मी मैन मार्च करते हैं। इसका मतलब है कि सबका प्रोग्राम नागपुर में तय हो रहा है। बहरहाल कन्हैया के विरोधियों की नजरें सिर्फ उसकी जुबान पर ही नहीं टिकी है, बल्कि उसकी जान भी निशाने पर है। पूर्वांचल सेना नाम के एक संगठन ने कन्हैया को गोली मारने के लिए 11 लाख रुपए के नगद का ऐलान किया है और दिल्ली में जगह जगह पोस्टर चिपका दिए। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं 11 लाख रुपए के, उनकी फौरन पड़ताल होनी चाहिए और उनकी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप इसे कन्हैया का कमाल ही कहेंगे कि महज चंद दिनों के भीतर जेएनयू छात्र संघ के अदने से अध्यक्ष के दनादन दुश्मन तैयार हो गए। कन्हैया पर अदालत में हमले भी हुए। जब वो जेल में था, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी थी और अब उसकी रिहाई के बाद दिल्ली पुलिस को उसकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। पुलिस ने कन्हैया को कैंपस से अकेले बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है कि कहीं जाना हो तो पुलिस को इत्तला जरूर दें। कन्हैया के कमाल की कहानी तो शायद अभी शुरू हुई है और उम्मीद है कि आगे जारी रहेगी, लेकिन उस उम्मीद में डर भी है। डर इस बात का कि कहीं कन्हैया दुश्मनों के हमले से नहीं, बल्कि अपनी ही दलीलों और आदर्शों के व्यू का शिकार न हो जाए। आज तक कन्हैया बार बार रोहित वेमुला का नाम ले रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब रोहित वेमुला को कॉलेज से बाहर निकाला गया तब कन्हैया कहां थे? हम आपको बेगूसराय के कन्हैया की पूरी कहानी दिखा रहे हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारों के बाद कन्हैया पर देशद्रोह के आरोप लगे और वो गिरफ्तार किया गया। अब उसे जमानत भले ही मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने आरोप खारिज नहीं किए हैं। जमानत भी मिली है तो शर्तों के साथ। वो तारीख थी 2 मार्च। कन्हैया को दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी। हालांकि हाईकोर्ट की जज ने अपने फैसले में कन्हैया और जेएनयू प्रकरण को लेकर जो कुछ भी लिखा वो कन्हैया को राहत देने वाले नहीं थे। फिर भी जेएनयू से लेकर बेगूसराय तक जोरदार जश्न मनाया गया। 2 मार्च को देर हो चुकी थी, लिहाजा उस दिन जेल से कन्हैया की रिहाई नहीं हो सकी। अगले दिन यानी 3 मार्च को जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष 21 दिनों बाद सलाखों से बाहर आया। कैंपस में कन्हैया के स्वागत की जोरदार तैयारी थी। नारे लग रहे थे और क्रांति के गीत गाए जा रहे थे। उधर कन्हैया के गांव बिहट में भी होली दिवाली मनाई जा रही थी और क्रांति के तराने गाए जा रहे थे। रात के करीब 10 बज रहे होंगे जब कन्हैया एडमिन ब्लॉक पर छात्रों और शिक्षकों के जमावड़े के बीच पहुंचे। फिर छात्रों ने अपने अध्यक्ष को माइक थमा दी और कन्हैया की आवाज कैंपस से निकलकर देश भर में गूंजने लगी। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ। कन्हैया चुन चुन कर हर मसले पर हमला करता गया और सरकार को कटघरे में खड़ा करता गया। कन्हैया उस जेएनयू के कैंपस में था जहां अभिव्यक्ति की आजादी को जिंदगी का मूल मंत्र माना जाता है। कन्हैया उस जेएनयू कैंपस में था जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं और अफजल गुरु जैसे आतंकी की बरसी का आयोजन किया जाता है। उस रात कन्हैया अभिव्यक्ति की आजादी का परचम लहराता रहा और मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री पर हमले करता रहा।
आप इस देश के लोगों को भुला देना चाहते हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी। लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, जेएनयू में एडमिशन पाना आसान नहीं है, तो जेएनयू के लोगों को भुला देना भी आसान नहीं है। उस रात कन्हैया आजादी आजादी के खूब नारे लगाए, भूख से आजादी, गरीबी से आजादी, लेकिन ये नहीं कहा कि देश को आतंकवाद से भी आजादी चाहिए। ये भी नहीं कहा कि देश को माओवाद से भी आजादी चाहिए। गैर बीजेपी पार्टी के नेताओं ने कन्हैया के 50 मिनट के भाषण के बाद जमकर उसकी पीठ थपथपाई। केजरीवाल ने उसके भाषण को शानदार बताया तो कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक कन्हैया में सियासत का नया सितारा देखना शुरू कर दिया। लेफ्ट की उम्मीद तो इस कदर बढ़ गई कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए कन्हैया के इस्तेमाल की तैयारी शुरू हो गई। क्यों नहीं? अगले दिन यानी 4 मार्च को कन्हैया मीडिया के सामने आया। मन लगाकर सधी हुई जुबान में उसने देश की न्याय व्यवस्था पर आस्था जताई। इस देश के संविधान, न्यायिक प्रक्रिया पे जेएनयू-एसयू का, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का पूरा भरोसा है। लेकिन कन्हैया के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि जेएनयू छात्र संघ ने अफजल गुरु की सजा के लिए जुडिशियल किलिंग का इस्तेमाल क्यों किया। और उसको कानून ने सजा दी है, जो सजा दी है उस सजा के ऊपर बोलना, वही कानून इस देश की जनता को इजाजत देता है, और जो लोग कर रहे हैं ये उनका संवैधानिक अधिकार है। मुमकिन है 3 मार्च की रात यानी शानदार भाषण वाली रात कन्हैया को नींद नहीं आई होगी। मुमकिन है कन्हैया उस रात नए क्रांति के सपने देख रहा होगा, लेकिन वो क्रांति सपनों तक ही सीमित रहेगी, क्योंकि कन्हैया जिस विचारधारा के जरिए क्रांति चाहता है उसका वजूद सिमटता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। एक ये है जो आजादी के नारे लगाते हैं और एक वो हैं जो सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में हमारी आजादी की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान की एकदम तपती रेत में हमारी आजादी की रक्षा करते हैं और कुछ नहीं मांगते, ना ही नारे लगाते हैं। जरा सोचें, कन्हैया ने 21 दिन जेल में गुजारे। सलाखों के पीछे कन्हैया ने संविधान, सिस्टम और सत्ता को लेकर बहुत कुछ सीखा और सिखाया भी। देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला कन्हैया अब न्याय व्यवस्था पर भरोसे की बात करता है। जेल की ढेरों कहानियां भी अक्सर लोगों को सुनाता है। पूरा भरोसा है अपने संविधान पर। जेल यात्रा के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का हृदय परिवर्तन हो गया शायद, वरना जिस जुडिशियल सिस्टम को उसकी आंखों के सामने अफजल का हत्यारा बताया गया, उस पर आस्था कैसे मजबूत हो गई। कहीं 21 दिनों तक सलाखों में रहने की वजह से तो नहीं, क्योंकि जेल की 4 दीवारी ने जेएनयू के छात्र संघ को कई बड़ी चीजें सिखाई। जेल में 2 बाउल मिला, एक साथ लाल और ब्लू कटोरी है, एक प्लेट, और वो प्लेट मुझे भारत की तरह दिख रहा था और वो ब्लू कटोरी मुझे अम्बेडकराइट मूवमेंट लग रहा था। कन्हैया ने जेल में ढेरों चीजें सीखी और ढेरों चीजें सिखाई भी। किसी को सिस्टम का ज्ञान दिया तो किसी को असली पावर का। सिस्टम में सबसे ज्यादा पावर किसको है? बोला हमारे डंडे को। हमने कहा बिल्कुल सही बात, क्या आप ये डंडा अपनी इच्छा से चला सकते हैं? बोला नहीं। तुम बोले सारा पावर किसके पास चला गया? बोला जो फर्जी ट्वीट पे स्टेटमेंट दे रहा है। दोस्तों का जमावड़ा था, कैंपस अपना था, लिहाजा कन्हैया जेल की कहानियां सुनाता रहा और उसी बहाने सरकार पर हमले करता रहा। स्मृति ईरानी जी के अभिनय कौशल को देखा, थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मैं क्या देख रहा हूँ। लोकसभा चैनल है, लोकसभा टीवी है या स्टार प्लस? ठहाके उठते रहे, नारे गूंजते रहे, तालियां और डफलियां बजती रहीं। कन्हैया ने वो कहानी भी सुनाई जब पुलिस के जवानों ने बातचीत में कन्हैया से उस क्रांति का मतलब भी पूछा जिसकी मांग आजाद मुल्क में उठाई जाती है। उसने पूछा कि लाल सलाम क्या है? हमने कहा लाल मतलब क्रांति, सलाम मतलब
क्रांति को सलाम। इस देश के अंदर जेल से लौटने के बाद कन्हैया के तेवर तीखे थे। निशाना केंद्र सरकार पर था, नजर मीडिया कैमरों पर। देशद्रोह के आरोप में जेल जाने का महत्व कन्हैया को पता लग गया, क्योंकि जिसे जेएनयू जानता था उसे अब देश जानता है। इसलिए कन्हैया ने जेल और जेल के चने से भी प्रेम जताया। और एक कहावत है, जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। गुलाम भारत में आजादी के लिए तमाम लोग जेल गए थे। आजाद भारत में आजादी के लिए कन्हैया जेल गया है। अभी उसकी आजादी पर अदालत का पूरा फैसला आना है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि जो विचारधारा राष्ट्र राज्य की सीमाओं में यकीन नहीं रखती, वो अचानक से एक राष्ट्र को चलाने वाली किताब में कैसे यकीन करने लगी। जेएनयू विवाद कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी से गहराता है। इसके बाद हुआ ये कि कोई कन्हैया के समर्थन में तो गिरफ्तारी की कार्रवाई के समर्थन में। कन्हैया ने जेल से आने के बाद सरकार पर जो आरोप लगाए वो अब तूल पकड़ रहे हैं। अब जेएनयू विवाद में एक आईएमसी के एक प्रोफेसर के इस्तीफे की कड़ी भी जुड़ गई। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। मौजूदा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में आने की बात कही थी। काला धन आएगा। हर हर मोदी, सबका साथ सबका विकास। बीते 35 सालों में बूढ़े हो चुके वामपंथी नेताओं का ये नया चेहरा है। कन्हैया भले ही दावे करे कि वो विद्यार्थी है, लेकिन विश्वविद्यालयों से हर विचारधारा के नेताओं की लंबी कतार राजनीति में मौजूद है। शायद आने वाले समय में कन्हैया भी वामपंथी पार्टियों का नया नेता हो जाए। जेल जाने के बाद दिया गया उसका भाषण इसी ओर इशारा करता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दीजिए। कन्हैया पर लगे देशद्रोह के आरोप पर दो तरह के विचार हैं। कुछ इस कार्रवाई के पक्षधर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसे गलत मानते हैं, जिन्होंने कन्हैया का समर्थन किया है। और जेल से छूटने के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने अपने समर्थकों का धन्यवाद भी दिया। वो तमाम लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हो, वो तमाम लोग आज जो इस जेएनयू को बचाने की लड़ाई के साथ खड़े हैं, जो रोहित वेमुला को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, उनको मैं लाल सलाम पेश करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जेएनयू की लड़ाई अब बड़ी हो रही है। जेएनयू विवाद के बाद भी उससे जुड़ी तमाम कड़ियां सामने आ रही हैं और इन सब मामलों पर राजनीति भी तेज हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर अमित सेन के इस्तीफे पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल अमित सेन का ट्रांसफर आईआईएमसी धेनकनाल ओडिशा कर दिया गया। इसके बाद इस्तीफे में अमित सेन ने आरोप लगाया है कि उन्हें रोहित वेमुला के समर्थन में निकाले गए मार्च में शामिल होने की सजा दी गई है। अमित सेन कहते हैं, मुझे इसलिए भी निशाना बनाया गया है क्योंकि मैं जेएनयू और एफटीआईआई के छात्रों के समर्थन में खड़ा हुआ। मैं इसके विरोध में अपना इस्तीफा देता हूँ। अब इस इस्तीफे के बाद तमाम विरोधी दलों ने सरकार को घेर लिया है। कन्हैया की सुलगाई चिंगारी को जैसे जैसे राजनीतिक हवा लग रही है, वैसे वैसे उसकी आंच बढ़ रही है। और वैसे भी कन्हैया ने अपने भाषण में ही सरकार पर आरोप लगा दिया था कि जो भी उसके समर्थन में है उसे निशाना बनाया जा रहा है। जो लोग इसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। सीताराम येचुरी को भी मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया। राहुल गांधी को मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया। डी राजा को देशद्रोह के केस में डाल दिया। और जो मीडिया के लोग, केजरीवाल को डाल दिया। जो लोग मीडिया के लोग जो जेएनयू के पक्ष में बोल रहे हैं, दरअसल वो जेएनयू के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं।
जेएनयू मामले का एक पहलू और भी है, और वो जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। 9 फरवरी को जब देश विरोध नारे लगाए गए थे, उसके बाद जेएनयू प्रशासन पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगा था। जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर कृष्ण कुमार ने 29 फरवरी को अपने पद से नाराजगी के चलते इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का कहना है कि 9 फरवरी की घटना को जिस तरह से जेएनयू प्रशासन ने हैंडल किया, उससे कृष्ण कुमार नाखुश थे। शुरुआत में यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉक्टोरियल कमेटी बनाई थी, लेकिन 4 घंटे बाद एक हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच के मामले से कृष्ण कुमार को अलग कर दिया गया। जेएनयू प्रशासन से लेकर राजनीति के बड़े मंच तक कन्हैया पर गहमा गहमी मची है। अंजाम चाहे जो हो, लेकिन इस सब गहमा गहमी के बीच कन्हैया की राजनीतिक पारी आगे बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो। चिंगारी 2 प्रकार की होती हैं, एक जिससे आग लगती है, दूसरी जिससे मोमबत्ती जलती है। फैसला लोगों को करना है कि कौन सी आग की तरफ उन्हें जाना है। जेएनयू के भाषण और जेएनयू में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया ने सरकार को सीधे चुनौती दी थी। आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में गलत तरीके से दखल दे रही है। अब कन्हैया के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर ऐसे आरोप लगे। संकेत साफ है कि विवाद का अगला अड्डा इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। जेएनयू के मंच से पूरे देश ने कन्हैया को सुना। अब उसकी बात सिर्फ जेएनयू की चौहद्दी तक नहीं सिमटी, बल्कि तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और देश की जनता उसकी बातें सुनकर अपनी राय कायम कर रही है। योजना की बात हो रही है। जेल से छूटने के बाद जेएनयू से ही कन्हैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं कि मोदी सरकार यूनिवर्सिटी के छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश में है। जेएनयू के आवाज को दबाना, जेएनयू को डिलेजिटिमेट करना, इस संघर्ष को खत्म करना। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे, मेरे दोस्त। ये लंबी लड़ाई है, बिना रुके, बिना झुके, बिना सांस लिए इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है। कन्हैया की भड़काई चिंगारी अब जोर पकड़ रही है। केंद्र बनाम यूनिवर्सिटी के विवाद का अगला ठिकाना इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनता दिखाई दे रहा है। पूरे देश में जहां पे स्टूडेंट मुखर है, जो सवाल उठा रहा है, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह। हैदराबाद और जेएनयू यूनिवर्सिटी के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। ऋचा सिंह का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है, उनकी निजता का हनन कर रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती ऋचा सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला अध्यक्ष है। उन्होंने एबीवीपी उम्मीदवार को हराया था। ऋचा को समाजवादी और लेफ्ट पार्टियों के छात्र संघों का समर्थन हासिल है। ऋचा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज में डीफिल कर रही हैं, और यही ऋचा के साथ जुड़े विवाद की जड़ है। ऋचा पर आरोप लगाने वाले छात्र नेता रजनीश कुमार के मुताबिक ऋचा ने फर्जी तरीके से डीफिल में एडमिशन लिया, जिसकी जांच भी की जा चुकी है। छात्र ऐसे घूमते हुए हमारे पास आया, कहा कि भैया ये ऋचा सिंह ने जो है हमारे साथ अन्याय करके हमारा एडमिशन नहीं होने दिया, एचओडी और समाजवादी पार्टी के, क्योंकि ये नेत्री हैं ऋचा सिंह, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के दबाव में एचओडी के साथ मिलकर उस छात्र का एडमिशन नहीं दिए। जहां तक आरक्षण नियमावली की बात बता दें, आरक्षण नियमावली ये कहती है कि अगर ओबीसी छात्र एडमिशन नहीं भी लेना चाहता है या एडमिशन नहीं ले रहा है, तो ओबीसी छात्रों की जो लिस्ट रहती है, जगह रहती है, वो खाली रह जाती है। लेकिन यहाँ एक लंबी कतार थी एडमिशन लेने वालों की। हालांकि ऋचा का कहना है कि उन्हें आरक्षित सीट पर दाखिला देना यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती है। इस बीच विपक्षी दलों ने ऋचा के बहाने फिर केंद्र और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस देश में जो सरकार है और जो बीजेपी और आरएसएस है, इनको देश के छात्र नेताओं से एक तरीके से नफरत है। चाहे वो हैदराबाद का रोहित वेमुला हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कन्हैया कुमार हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रुचि सिंह हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी के लोग हों, चाहे एफटीआईआई के लोग हों, चाहे आईएमसी में कोई प्रोफेसर हो,
इनको ऐसे लोग चाहिए जो बिलो मीडियाकर हैं, गजेंद्र चौहान जैसे लोग चाहिए जो अपनी आवाज न बुलंद कर सके। कन्हैया की आवाज उठाने के बाद इलाहाबाद से भी आवाज उठी है। अब केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वविद्यालयों के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें वामपंथी छात्र ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इलाहाबाद में विमल श्रीवास्तव के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। जेल से लौटने के बाद कन्हैया कुमार को पूरे देश ने देखा और पूरे देश ने सुना कि कन्हैया ने मानव संसाधन विकास मंत्री पर कैसे कैसे आरोप लगाए। कन्हैया के उठाए आरोपों के बीच अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला गर्मा गया है। यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और ये नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। कन्हैया ने आरोप जिस भी मंशा से लगाया हो, लेकिन उसके लगाए इस आरोप के बाद हलचल बढ़ गई है, आवाज उठने लगी है। जेएनयू के बाद इलाहाबाद और इलाहाबाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी गरमाने लगा है। जेएनयू के मंच से ही कन्हैया ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। स्मृति ईरानी जी के अभिनय कौशल को देखा, पार्लियामेंट में क्या परफॉर्मेंस, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि मैं क्या देख रहा हूं। लोकसभा चैनल है, लोकसभा टीवी है या स्टार प्लस। जेएनयू के बाद अब स्मृति ईरानी और मोदी सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विवाद में फंस गए हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा मिला हुआ है। एएमयू के परिसर से बाहर दूसरे प्रदेशों में 5 और दर्जे पर भी विवाद बना हुआ है। अब विरोधी इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरने में लग गए हैं, तो बीजेपी की अपनी यूनिवर्सिटी से 5 मेंबर्स का एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने भी पहुंचा। अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि हम एएमयू को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं स्टेटस देते, नहीं मानते, तो मैंने कहा तब्दीली क्यों की है गवर्नमेंट ने। यही मैंने समझाया आप, और मैंने ये भी समझाया कि आपके एक एक्शन से आप देखिएगा कि मुस्लिम्स सेंटिमेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं इस पे गौर करूंगा। दरअसल एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर विवाद तो पुराना है, लेकिन कन्हैया की भड़काई चिंगारी के बाद इसे भी जेएनयू विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मौजूदा सरकार एएमयू को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं मानती। कन्हैया के बहाने एएमयू का मामला भी तूल पकड़ गया है। अब कन्हैया की बजाई धुन सरकार की बेचैनी बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो। आजादी के नारों और राजनीति के इस कोलाहल के बीच दूर एक गांव में किसान, एक मजदूर ये सोच रहा है, अरे ये क्या, खिलाड़ी बदल गए हैं, तमाशा पुराना चल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।